प्लीज देखते हैं अभी कौन सा चैप्टर है जिसको सबसे पहले आप लोग गो थ्रू करना चाहोगे। एलपीजी। बच्चों प्लीज देखो बातें नहीं, ठीक है। जो चैप्टर था एलपीजी, अगर उसको शुरू करते हैं तो वो सीधे तौर पे बताता है बाहर से ऑलरेडी शोर आ रहा है तो आप लोग शांत रहो प्लीज। बिफोर 1991 कंसेप्ट होता था क्या, एल क्यू पी। नंदनी आपसे शुरुआत करते हैं क्लास की। अगर बिफोर 1991 हम जाएंगे तो एक कंसेप्ट होता था एल क्यू पी, उसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, नहीं याद आ रही। चेतन, लाइसेंस कोटा परमिट, ठीक है जी। कोटा परमिट। अब शब्द कन्वर्ट होते किसमें, एलपीजी में। लिबरलाइज किया गया चीजों को, प्राइवेटाइज किया गया, और सबसे बड़ा इंपैक्ट ग्लोबलाइज किया गया चीजों को। आज हम लोग पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है कि नहीं। यहां से ले जाओ बच्चे चेयर्स, हाँ ये 2-3 चेयर ले जाओ। अनमोल, बच्चे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डेफिनेशन आए तो क्या लिखोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का हिंदी मतलब होता है सुधार। रिफॉर्म्स का हिंदी मतलब क्या होता है, सुधार। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें चेंजेस करना, और वो चेंजेस किस पर्पस के लिए, सुधार मतलब क्या होता है, इंप्रूव करना किसी भी चीज को, इंप्रूवमेंट के लिए, जिससे कि जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर हो सके। डन। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए क्यों थे, रीजंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीजंस क्या लोगे। सुमित एक दो रीजन याद करो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों हमें करना पड़ा। ओके और कुछ, बंसल साहब 1991 के अंदर इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना पड़ा, आपके अकॉर्डिंग क्या रीजंस रहे होंगे, नहीं याद है। फॉरेन रिजर्व्स हमारे बहुत ज्यादा कम हो गए थे, फॉरेन रिजर्व्स में कमी हो गई थी काफी ज्यादा, ठीक है। कनिका बच्चे कितने डेज के रिजर्व बचे थे हमारे पास, 2 हफ्ते के, प्लीज ध्यान रखना 2 हफ्ते के, ऑन एन एवरेज 13 से 14 दिन के रिजर्व्स हमारे पास बचे थे, कहानी खत्म थी। कोई और रीजन भी सुमित, यस अनमोल।
फेलियर ऑफ पीएसयू, हमारे को बड़े लेवल पर प्राइवेटाइज इसलिए करना पड़ा कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू की फुल फॉर्म बोलो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है कि नहीं? यहां आ जाओ बच्चे, आगे बैठ जाओ। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो बड़े बेकार तरीके से फेल हुए, ठीक है। यहां गर्ल्स में से कोई एक और रीजन, इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव था, क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा काफी ज्यादा क्या था? नेगेटिव। इसको आप लोग की बुक में लिखा हुआ है एडवर्स, क्या लिखा हुआ है? एडवर्स, ठीक है। ओके रिया, कोई एक पॉइंट और ऐड किया जाए इसमें। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, कुछ परसेंटेज याद है? हाई इन्फ्लेशन रेट, बच्चों ध्यान रखना, अगर डेटा याद आ जाए तो दैट वाज नियरली अबाउट 16 to 17% उस वक्त की। ध्यान रखना, इन्फ्लेशन अगर 16-17% पहुंच जाए वो भयानक होती है सर, भयानक, जिसको वर्ड यूज कर सकते हैं। एक और रीजन हम क्या ले सकते हैं, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था सर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा जी, हमने बजट वाले चैप्टर में पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरिंग्स, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे को क्या लेने पड़ रहे हैं? उधार लेने पड़ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या कहते हैं, जागृति आपसे बच्चे, अगर याद आ जाए तो बोलना, और जिसको नहीं याद आए वो लिखने की कोशिश करना अपने चैप्टर में, ठीक है। हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स बचे थे उस वक्त, एज वी नो दैट कि फॉरेन रिजर्व्स काफी कम थे, तो फॉरेन रिजर्व्स बचे कितने थे? कितने फॉरेन रिजर्व्स बचे थे? किसी को याद है? दोबारा बोलो। 7 तो लोन लिया था, $6 बिलियन। ध्यान रखना, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि कितने हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बचे थे, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं $6 बिलियन, ठीक है जी, ये ध्यान रखना, ठीक। ये कहानी चलती है। उसके बाद आते हैं सर, एंट्री होती है किसकी? मनमोहन सिंह की हमने फोटो नहीं डाउनलोड करी थी? ओके, हाँ जी, कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं। उस वक्त के नरसिम्हा राव प्लस डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है जी। हम लोग इनको बड़ा थैंक्स देते हैं, ये उस वक्त के पीएम थे और ये एफएम थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर, ठीक है ना, या फाइनेंस मिनिस्टर भी आप लोग बोलते हो। तो इन्होंने रातों रात कह लो बहुत ज्यादा प्लान पॉलिसी बनाई और रिक्वेस्ट करी किससे? रिक्वेस्ट हुई किससे? आईएमएफ से, कि हमें क्या हेल्प करो? लोन। किसकी हेल्प करो? ये वाली चेयर ले जा बच्चे, वो खराब है, आज पता नहीं शोर बहुत क्यों फील हो रहा है, ये चेयर ले जा। आईएमएफ से लोन की रिक्वेस्ट करी, तो आईएमएफ ने शर्तें रख दी, क्या रख दी? कहीं बैठे है क्या मक्खी? ठीक है, आईएमएफ ने क्या रख दी? बातें मत करो प्लीज, कंडीशंस रख दी।
और कंडीशंस क्या कि आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा क्या करो, ओपन करो, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाओ और ग्लोबलाइज करो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये जो हमारे पास एलपीजी हमारे को अडॉप्ट करना पड़ा, उसमें सबसे बड़ा रोल एक ये भी कह सकते हो कि आईएमएफ की जो शर्तें रखी गई थी ना उसका है। अगर आईएमएफ हमारे आगे शर्त नहीं रखता तो हम लोग शायद इतना फ्रीक्वेंटली, इतना तेजी से एलपीजी अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। हमने लोन कितना लिया था ये सबको याद होगा, हाँ जी, लोन कितना लिया था हम लोगों ने, $7 बिलियन, ठीक है। और साथ ही साथ आरबीआई ने किस चीज को, बोलो, गोल्ड को, कितना था गोल्ड, 68,000 टन। क्या करा था, अलग अलग कंट्रीज में भिजवाया था। कंट्रीज के नाम याद है, क्या हो रहा है, 3 कंट्री थी, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ यूके और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। और आईएमएफ से लोन कितना लिया था, 7 बिलियन। इन दोनों का ही पर्पस क्या था कि भारत के पास क्या आ सके, फॉरेन रिजर्व्स या करेंसी आ सके भारत के पास, क्योंकि भारत के पास फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए थे, ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते के पेंडिंग थी, ठीक है जी। उसके बाद अगर आगे आते हैं, लिबरलाइजेशन मीनिंग क्या था, जितनी भी क्या थी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी, अननेसेसरी, उन अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना, खत्म करना, उन अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना, खत्म करना, ठीक है कि नहीं। अब लिबरलाइजेशन के अंदर, अच्छा ठीक ध्यान रखना, लिबरलाइजेशन के अंदर ही क्या आते हैं दोनों वर्ड, क्या, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अभी तक एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि क्या ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन का हिस्सा माने जाएंगे, आंसर इज यस। क्योंकि लिबरलाइजेशन की अगर डेफिनेशन देखोगे तो उसका मतलब क्या होता है, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना और प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना। तो प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करने का मतलब क्या हो गया, और रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, टैरिफ को हटाना, बैरियर्स खत्म कर देना, वो किसमें काम आता है। तो ध्यान रखना, अगर डीपली पढ़ा जाए तो जो प्राइवेटाइजेशन है और जो ग्लोबलाइजेशन है वो अल्टीमेटली किसके हिस्से में आते हैं, लिबरलाइजेशन के। लेकिन फिर भी हमारे चैप्टरों में इनको तीनों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, बट समवेयर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वो अंडर द हेड ऑफ लिबरलाइजेशन काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर हमारे रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन के अंदर ना कुछ रिफॉर्म्स थे 4-5, है ना। सबसे पहले पे क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। रिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर कुछ पॉइंट्स थे, एक दो पॉइंट बोलोगे, नहीं याद, नंदिनी, रिडक्शन इन, क्या बोला था आपने, लाइसेंस। एक बार दोबारा रीड करना चाहो इस पॉइंट को, थोड़ा देख लो, आपने दो पॉइंटों को मिक्स कर दिया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म करना, ठीक है ना, तो यहां पे एक वर्ड लगाओगे, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अच्छा, और कुछ भी अगला पॉइंट, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया है, ये ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज किया गया। कनिका, कितने एंटरप्राइजेस थे पहले जिसको रिड्यूस करके बाद में घटाया गया, कुछ याद है, 3 से घटाया गया या 3 तक घटाया गया, कितने से, कहां से, श्योर, ध्यान रखना, पहले 17 थे, बाद में घटाकर सिर्फ 3 रह गए थे। बच्चों पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है,
नैन्सी हैविंग एन अर्जेंट कॉल। एक और पॉइंट, जैसिका नोट्स हैं भी इस वक्त, बुक है? अगर नोट्स और बुक में से कोई एक पॉइंट देखकर बता सको तो बताओ। तीसरा पॉइंट, एसएसआई को क्या कर दिया गया? डी रिजर्व कर दिया गया था। एसएसआई को क्या कर दिया गया? डी रिजर्व। एसएसआई का मतलब क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले कुछ इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली स्मॉल स्केल के अंदर ही काम करेंगी, उनको बाद में कहा नहीं, थोड़ा लार्ज स्केल को भी आने दो, थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाए, जिससे कि बेटर चीजें अवेलेबल हो सके। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा है फिनेंशियल नहीं, हाँ सेकंड पे था ना, फिनेंशियल था सेकंड पे, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। वंश, बच्चे नोट्स अवेलेबल हैं इस वक्त अभी अपने पास इसके? नहीं अवेलेबल, ओके। डिम्पी, नोट्स अवेलेबल हैं इस चैप्टर के? नहीं है। नंदिनी, बच्चे नोट्स अवेलेबल है इस चैप्टर के? नहीं है। आप दोनों के पास नहीं है, आपके पास तो होंगे। आपने नोट्स नहीं बनाए थे? अच्छा, घर पे रखे मैं संभाल के। फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमने एक लाइन बहुत ज्यादा हाईलाइट करी थी, और वो क्या था? सेंट्रल बैंक के फंक्शन को और उसके रोल को बदला गया। आरबीआई पहले बेसिकली किस नाम से जाना जाता था? बाद में वो क्या बना? फैसिलिटेटर। ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी काफी कुछ चेंजेस लाए गए, जैसे कि मैं बिजनेस स्टडीज में बताता हूं कि 1991 के बाद ही, जब हर्षद मेहता का स्कैम 92 में आया, उसके बाद सेबी को भी पावर मिली। क्या पावर मिली? कि भैया तुम कानून बनाओ, स्टॉक मार्केट को चलाओ, तुम जो बोलोगे वही होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, तुम्हारे को पूरी पावर दी जाती है। तो ध्यान रखना, मेन तो ये वाला पॉइंट है, बट समवेयर शेयर मार्केट भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा था टैक्स रिफॉर्म्स। तीसरा क्या था? टैक्स रिफॉर्म्स। अब अगर टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें सीधा से ध्यान रखना कि टैक्स के प्रोसेस को थोड़ा क्या किया गया? सिंपल किया गया यार। क्योंकि बिफोर 1991 ना एक वर्ड होता है कास्केडिंग इफेक्ट। क्या वर्ड होता है? कास्केडिंग इफेक्ट। जरा देखते हैं सब जने, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो। गर्ल्स तुम लोग ना थोड़ा ज्यादा शोर कर रहे हो भाई। प्लीज, वैसे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस सिंपल सा मीनिंग ध्यान रखना। कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स के प्रोसेस का मतलब होता है कि जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहे किसी भी चीज के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज है, सरकार ने बोला कि आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा या 15% टैक्स देना पड़ेगा, तो भाई 100 रुपए का 15% हो गया 15। अब इसकी कीमत कितनी हो गई? 115। अभी अगले स्टेज पे जाएगी ना, तो वो 115 पर टैक्स लगा रहा है 10%। 115 पर टैक्स लगा रहा है 10% का, 10% का फिर से टैक्स लगा रहा है, तो 11 रुपए 50 पैसे। अब ये कितने का अमाउंट हो जाएगा? 126.5। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो 10% है ना, इस 15 पर भी लगा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता रहता है ना, तो ये चीज ना काफी महंगी कर देता है। इसी को क्या कहते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। जरा देखो, कास्केडिंग इफेक्ट इज अ सिचुएशन ऑफ टैक्सेशन ओवर टैक्स। इतना दिमाग में भी ध्यान रखना। इसको थोड़ा और पढ़ना चाहो तो पढ़ लो आगे। द टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जब हर स्टेज पर टैक्स, प्रोडक्शन की हर स्टेज पर
टैक्स लगता जाए, जिसके कारण जो टैक्स है ना वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, जिसके कारण टैक्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट थी कितनी, तो लॉजिक के हिसाब से 100 रुपए पे टैक्स लगता समझ में आता है, बट इस वाली स्टेज पे टैक्स लगा कितने पर, 115 पर। कितने पर टैक्स लगा, 115 पर, जिसमें से 15 रुपए ऑलरेडी किसके थे, पहले ही टैक्स के थे, पहले ही किसके थे, टैक्स के थे। तो ऐसे कंसेप्ट को कहा जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे भारत के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा था, जिससे लोग बड़े परेशान थे, बहुत ज्यादा महंगा टैक्स था, अभी भी ऑलरेडी महंगा है। अभी भी ये नहीं कहेंगे कि सर हमारा इंडिया टैक्सेशन के मामले में बहुत स्मूथ है, बट स्टिल उस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। फिर है फॉरेन ट्रेड को लेकर और फॉरेन रिजर्व्स को लेकर। इसमें आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा वहां पे, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी या करेंसी। कौन बताएगा इसका मीनिंग, चेतन है मीनिंग याद, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, सब जने ध्यान सुनेंगे, पेपर का हिस्सा मिल सकता है आपको कि पेपर में देखने को मिले ये वर्ड। चेतन क्या मतलब होता है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का, क्यों गिराती है भाई, एग्जैक्टली exactly. भारत सरकार ने जानकर उस वक्त डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी करा, जैसे कि $1 में 40 रुपए, तो भारत सरकार ने जानकर $1 में कितने रुपए कर दिए, 50। अब इससे क्या होगा, अमेरिका वालों के लिए इंडिया की चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो वो इंडिया की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट पहले के मुकाबले ज्यादा होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। और आपको मैंने बताया था, जब पूरा इंडो पाक चाइना भी पढ़ाया था ना, तो मैंने क्या बताया था, 91 से पहले ना इंडिया के साथ क्या दिक्कत थी, कभी इंदिरा गांधी को गोली से मार दिया गया, कभी राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, कभी अचानक से इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे, अचानक से ही सरकार पलट गई। याद है मैंने कंसेप्ट बताया था, मोरारजी देसाई, क्या करा था मोरारजी देसाई ने, किसी को याद है, शोर कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार, मोरारजी देसाई ने क्या करा था, किसी को याद है, कोई बता सकता है, ओके, एमएनसीज को बैन कर दिया था 1978 में। 1978 में ध्यान रखना, एमएनसीज पर बैन लगाया, और जब एमएनसीज पर बैन लगा दोगे तो बाहर की कंपनी यहां पर आएंगी नहीं, जब वो यहां पर नहीं आएंगी तो पैसा भी, और सर 12 साल के अंदर ही हमारे को दिन में तारे नजर आ गए, एमएनसी को बिल्कुल तुमने रोक दिया, तो 12 साल के अंदर ही हमारे को क्या अडॉप्ट करने पड़ गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म से अडॉप्ट करने पड़ गए। तो ध्यान रखना यहां पर सरकार ने क्या करा था, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाई, जिससे कि इन्वेस्टर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके बीच में थोड़ा सा क्या डेवलप हो सके, कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि भैया हाँ इस देश की सरकारें बार बार चीजें चेंज नहीं करेंगी। और आज अगर देखोगे इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर की, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। जैसे मैंने पहले भी समझाया, 1998 से 2003 तक प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, 4 तक इवन, 2004 से 2014 तक 10 साल तक एक ही सरकार रही, एंड द प्रधानमंत्री वाज, गधो बोलो, मनमोहन सिंह। मुझे ना अपने ऊपर वो वाली हंसी आ रही है, वो एक मीम नहीं, वो बंदा ऐसे गंजा सा ऐसे खड़ा होता है ना, मेरे को वही फील आ रहा है तुम लोगों को देखकर। 2014 से 2024 तक एक ही सरकार चल रही है बीजेपी की, और प्रधानमंत्री भी स्टेबल है, वो कौन, अब ये मत बोलना सर नहीं पता, बाबूजी ने इतनी अपनी हवाबाजी बना रखी है, ठीक है कि नहीं। इवन अभी आए थे 3-4 दिन पहले बाबूजी, मिले, तुम लोग नहीं मिले थे, नहीं मिले थे बाबूजी से, चलो कोई बात नहीं, ओके, ये हो गया। प्राइवेटाइजेशन, हाँ जी, प्राइवेटाइजेशन, माही क्या मीनिंग होगा प्राइवेटाइजेशन, बोलो माही, नो आइडिया, ओके, ठीक है। जैकिता, बच्चे प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होगा, लगाओ दिमाग,
ऑनरशिप का नहीं याद आ रहा। नंदनी, प्राइवेटाइजेशन का मतलब बच्चे तुम्हें भी नहीं याद आ रहा? सही है। डिम्पी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का रोल बढ़ा दिया, थोड़ा और इसमें ऐड कर सकते हो नंदनी आप? ओके ठीक है। अगर एक ही लाइन में डेफिनेशन बनानी हो सुमित, क्या डेफिनेशन बनेगी प्राइवेटाइजेशन की? सुमित, पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। ओके, पहले तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों ने जो मीनिंग बोले उसको लिख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं जब एक का रोल बढ़ेगा तो दूसरे का रोल अपने आप ही कम होगा, तो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो कम होगा, ठीक है। अब इसमें अगर सरकार अपने एसेट्स को, गवर्नमेंट अपने एसेट्स को या उसके शेयर्स को किसको सेल कर दे? प्राइवेट सेक्टर। तो फिर वहां पे क्या ट्रांसफर हो जाएगी? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। या फिर सरकार क्या करती है, किसी एक प्रोजेक्ट में ना, किसी एक प्रोजेक्ट में, बच्चों हंसी क्यों आ रही है? आंसर तो तुम लोगों से निकल नहीं रहे। 12th खत्म होने पर आई है, आंसर तो तुम लोगों से निकल नहीं रहे। मैनेजमेंट अगर ट्रांसफर कर दे, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। कोई बता सकता है सेकंड वाले का एग्जांपल? दिल्ली में कई बार क्लास में बता चुका हूं, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में इन्वेस्टमेंट किसकी है? भारत सरकार और दिल्ली सरकार की है, लेकिन मैनेजमेंट कौन संभालता है? डीएमआरसी, प्राइवेट सेक्टर संभालता है। और आप लोगों ने देखा होगा ना, वहां पे कितना क्लीन सब कुछ है, बिना टिकट के कोई अंदर नहीं जाता है। लेकिन एक बार भारतीय रेलवे को याद करके देख लो, वहां पे कोई टिकट लेके घुस नहीं है। दिल्ली मेट्रो के अंदर सुबह 4, 4:30 बजे, 3, 3:30 बजे धोना शुरू हो जाती है दिल्ली मेट्रो। आप जब सुबह 5 बजे की, 5:15 बजे की पहली मेट्रो पकड़ोगे ना सर, आपको दिखेगा कि सारी क्लीनिंग होके आई है। इंडियन रेलवे को एक बार देख लो सर, वहां पे ना मूंगफली के छिलके भी ऐसे पड़े हुए मिलेंगे आपको। और मैंने एक बार बताया, जहां लिखा होता है थूकना मना, उन्होंने बड़े प्यार से वहीं थूक रखा होता है। तो ये फर्क होता है, क्योंकि मैनेजमेंट किसके हाथ में चली गई? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्राइवेटाइजेशन। क्या कहा जाता है? प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, अब प्राइवेटाइजेशन जब हम वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ दो वर्ड और पढ़ लिए जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक वर्ड होता है नेशनलाइजेशन, और एक होता है डी नेशनलाइजेशन। एक वर्ड क्या होता है? नेशनलाइजेशन, और एक वर्ड क्या होता है? डी नेशनलाइजेशन। हाँ जी, किसको पता है इन दोनों वर्डों के बीच में डिफरेंस? बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, याद है? 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, जब उस वक्त पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। तो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? थोड़ा दिमाग लगाओ अनमोल। नेशनलाइजेशन और डी नेशनलाइजेशन का मतलब? ओके, और डी नेशनलाइजेशन में? ठीक है, एब्सेंट है। टीआर जैन है किसी के पास? एब्सेंट है। दिखाना जरा एक टॉपिक, एक वर्ड मिस्ट्री एब्सेंट है।
राधिका, एब्सेंट, राधिकाई, एब्सेंट, एब्सेंट, जैसिका, भविष्य, जागृति, जय, हरमन, प्रियंका, मोहित, एब्सेंट, यश, एब्सेंट, श्रुति, तान्या, एब्सेंट, कर, एब्सेंट, प्राची, सुमित, जयकिता, डिम्पी, यश, हितांशी, प्रिया, माही, नंदिनी, मुस्कान, अंशुल, एब्सेंट, तुषार, दक्ष, एब्सेंट। अभी मोबाइल है भी तो अपने पास यहीं पे, ये इनके नेम डालना जरा। हाँ भाई, हाँ तो उसको क्या बोलेंगे, और अब उसको उल्टा करो। देखो, अगर कभी कोई चीज ऐसी है जो प्राइवेट सेक्टर की है और उसको सरकार अपने कंट्रोल में ले ले, तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? नेशन की। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलिए जेएमएस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है भी एक तरीके से। अब सरकार कहती है कि नहीं, ये इंस्टीट्यूट हमारे को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, आप इसकी कीमत बताओ। हमारे को एक एक्स अमाउंट पकड़ाया उन्होंने और कहा ये प्रॉपर्टी आज से भारत सरकार की है। अब वो भारत सरकार बीजेपी भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, तो भारत सरकार देश की सरकार है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी सरकार ओन कर ले, अपने कंट्रोल में ले ले, तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? नेशन की होगी ना। तो उसको क्या कहा जाएगा? नेशनलाइजेशन। यानी कि अगर प्राइवेट से एक तरीके से किसके पास चला जाए कोई चीज, पब्लिक के पास चला जाए। सिंपल वर्डों में ध्यान रखने का कंसेप्ट, ठीक है? पब्लिक का मतलब सरकार। अब इसको उल्टा करो, अगर जैसे कराला का सरकारी स्कूल है, इसको कोई रिलायंस कंपनी खरीद ले, क्या खरीद ले? रिलायंस या टाटा कंपनी या कोई XYZ पर्सन खरीद ले, तो अब ये सरकार का रहा या नहीं रहा? नहीं रहा। सरकार का नहीं तो उसका मतलब अभी नेशन की प्रॉपर्टी, उस बंदे की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस बंदे की पर्सनल प्रॉपर्टी है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? डी नेशनलाइज। दैट मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी, एसेट्स, शेयर्स पब्लिक सेक्टर से कहां की तरफ चले जाए? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ड आता है क्या? ग्लोबलाइजेशन। डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जब आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ते हो, मान लीजिए ये डोमेस्टिक इकोनॉमी हो गई, ये हो गई वर्ल्ड इकोनॉमी, तो फ्री ट्रेड हो रहा है एक तरीके से, यानी कि लेबर का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी हद तक क्या हो जाता है? बैरियर फ्री हो जाता है। ठीक है कि नहीं? इसको क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन। अब इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक वर्ड आता है क्या? बोलो, नहीं बोलोगे? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? किसी थर्ड पार्टी से आप वो काम करवा लो जिसमें वो क्या है? बोलो, स्पेशलाइज्ड है। क्या है? स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है या गूगल जो कंपनी है, वो किस में स्पेशलाइज्ड है? सॉफ्टवेयर बनाने में। अब ग्राहकों को दिक्कत आ रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो उन्होंने क्या करा? इंडिया वालों को अपॉइंट कर लिया, इंडिया में अपनी एक ब्रांच खोल दी और यहां की लेबर को यूज करा कि तुम ना इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो ऑन कॉल। और इंडिया के यूथ को आपको मैंने बताया था आईटी सेक्टर में दिलचस्पी भी है, और आजकल का यूथ थोड़ा सा इंग्लिश बोल के कूल भी फील करता है अपने आप को। गुड़गांव जितना भी हमारा क्राउड जाता है, नोएडा जितना भी क्राउड जाता है, या मुंबई में या पुणे में जितने भी आपको यंगस्टर रहते हुए दिखेंगे, दे सीम्स कि हाँ, वी आर लुकिंग कूल वाइल वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश। ठीक है कि नहीं? तो
ध्यान रखने वाली बात है कि जो आउटसोर्सिंग है उसका सबसे बड़ा जो फेवरेट डेस्टिनेशन बना है वो हम लोगों ने पढ़ा था। आउटसोर्सिंग का फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया बना हुआ है सर। क्यों बना हुआ है सर इंडिया? एक तो यहां पे लेबर सस्ती, लेबर सस्ती है काफी, और दूसरा दूसरा आईटी सेक्टर, कौन सा सेक्टर काफी तेजी से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और तीसरा अगर रीजन लिखना चाहे तो जो यूथ पॉपुलेशन है ना वो यहां पे बहुत ज्यादा है, जो कि इस फील्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये 3 रीजन है सर। अब आउटसोर्सिंग 2 नेचर की होती है अगर आपको पता हो तो। आउटसोर्सिंग कितने नेचर की होती है? 2। एक वर्ड यूज किया जाता है बीपीओ, एक वर्ड यूज किया जाता है केपीओ। बीपीओ की फुल फॉर्म वंश, बीपीओ की फुल फॉर्म बहुत गड़बड़ है भाई मामला। बंसल साहब नहीं पता। जैसिका बीपीओ की फुल फॉर्म, कनिका बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और केपीओ में नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। अगर आप किसी के साथ व्यापार शेयर कर रहे हो तो वो बीपीओ कहलाएगा, और अगर आप किसी से उसकी नॉलेज शेयर करवा रहे हो तो क्या कहलाएगा? केपीओ कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना है। ये मेन इस चैप्टर के अंदर हमारा कंसेप्ट है। अब एक क्वेश्चन जो है, वैसे तो ये सारा चैप्टर है, ठीक है ना, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हमें पढ़ना हो तो क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन कह लो या मान के चलो ये कह लो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसकी गुड और बैड इफेक्ट, गुड और बैड इफेक्ट। ठीक है, तो जरा इसको थोड़ा छोटा करके आप लोग को लिखने का समय दे देते हैं अगर कोई लिख रहा है तो। ठीक है, फटाफट से गुड और बैड इफेक्ट लिखते हैं। यार एक क्वेश्चन था वो दिख नहीं रहा बुक में, पता नहीं कहाँ गया। इसको लिख लिया होगा ना? नोट डाल के लिखो प्रॉपरली। एक वर्ड होता है स्ट्रेटेजिक सेल। बच्चों बातें नहीं। क्या बातें कर रहे हैं ऐसे? ये लिख लो ना, मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ। पेज नंबर वैसे फिर भी 3.23। प्लीज ये दोनों वर्ड ध्यान से लिखेंगे जरा, 1 मार्क की डेफिनेशन आपको देखने को मिल सकती है। अगर सरकारी कंपनी, सरकारी इंस्टीट्यूशन का 51% कम से कम या उससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाए तो इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे? स्ट्रेटेजिक सेल। इसको या फिर मेजॉरिटी सेल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मेजॉरिटी सेल। अब मेजॉरिटी सेल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब कंट्रोल किसका होगा?
देखो हमारा देश किस पे चलता है, डेमोक्रेसी पे चलता है। किस पे चलता है, और डेमोक्रेसी के अंदर जीत किसकी मानी जाती है, जिसमें 50% से ज्यादा किसी के पास अधिकार आ जाए तो। करेक्ट है, यही तो होता है ना। अगर जैसे मान लीजिए कोई हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, 50 से ज्यादा किसी एक चीज के फेवर में होगा तो हम वही डिसीजन लेते हैं। सिमिलरली अगर मान के चलिए प्राइवेट सेक्टर ने सरकारी कंपनी, स्कूल, कोई भी चीज हो, उसमें 51 या उससे ज्यादा % का परचेजिंग कर ली, तो अब सारी बातें किसकी मानी जाएंगी। तो प्राइवेट ने मेजर स्टेक ले लिया। क्या ले लिया, मेजर स्टेक। अब सारी मेरी बातें चलेंगी। मैं बोलूंगा यस तो यस होगा, मैं बोलूंगा नो तो नो होगा। इसलिए इसका नाम क्या दूसरा है, मेजॉरिटी सेल या फिर स्ट्रेटेजिक सेल। इसका उल्टा, अगर पीएसयू का 49% से कम शेयर अभी किसने खरीदा है, प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा है। पीएसयू का 49% से कम शेयर किसने खरीदा है, प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा है। तो वो अभी किस में आएगा, माइनॉरिटी सेल में आएगा, क्योंकि अभी भी मेन कंट्रोल किसका होगा, सरकार का होगा। अब यहां पे सरकार हो सकता है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर दोनों मिलकर हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, डन। ये लिख लीजिएगा। गुड और बैड इंपैक्ट देखते हैं फटाफट से, हेडिंग लिखते चलेंगे। फेवर, इकोनॉमिक ग्रोथ, एफडीआई बढ़ गया। एफडीआई के कारण जो कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स थे वो बढ़ गए। प्रेजेंटली कितने हैं फॉरेन रिजर्व हमारे पास, अभी हमारे पास लास्ट जो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो मैंने डेटा अपने अपडेट कर थे, तो भारत के पास $678 बिलियन है। ठीक है जी। तेजी से जिस तरीके से ग्रोथ हुई है उसमें, उसके कारण हमारा इंडस्ट्री बेहतर हुई है, और इंडस्ट्री के बेहतर होने के कारण हमारा क्या बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है। पहले के मुकाबले इन्फ्लेशन काफी हद तक किस में रहता है, अब हमारे कंट्रोल में 4-5-6% के आसपास। और प्राइवेट सेक्टर के बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं मार्केट में क्या बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है सर। ठीक है ना, ये तो गए फेवर में पॉइंट। अगेंस्ट में अगर पॉइंट आएंगे एलपीजी के, ठीक है ना, पहला पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्राची आप एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। अगेंस्ट में पॉइंट है पहला, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने रिसेंटली ना जब एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर खत्म करा था ना, वहां पे मैंने ना एक टॉपिक पढ़ाया था, जॉबलेस ग्रोथ। क्या पढ़ाया था, उम्मीद करता हूं सबको याद होगा। जॉबलेस ग्रोथ में इसका आंसर था इस पॉइंट का। कनेक्ट कर पा रहे कोई जना, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के होने के बाद जिस तरीके से भारत में एमएनसीज की एंट्री हुई, तो एमएनसीज नो डाउट कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे वर्क करने में ज्यादा बिलीव रखती है। बट भारत जैसे देश के अंदर नीड किसकी है, लेबर इंटेंसिव की, क्योंकि लेबर नो डाउट बहुत ज्यादा है। तो अब हमारे को प्रोडक्शन तो मिल रहा है, बट वो प्रोडक्शन मशीनों से आ रहा है। किससे आ रहा है, तो जो हमारे लोग काम में लगे हुए थे उनकी जॉब से उनको हाथ धोना पड़ रहा है। इसी वजह से यहां पे क्या बोला गया है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब आपने वर्ल्ड को अपनी कंट्री में आने दिया, भाई जरूरी भी है वो आने के लिए। तो हमारी कंट्री में क्या बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। ठीक है जी। अच्छा, ये पॉइंट पेपर में कई बार आ चुका है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बिल्कुल भी फायदा नहीं गेन कर पाया, जिसको हम फायदा नहीं पहुंचा पाए। तो आंसर इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पहले भी बुरी हालत में था और आज भी बुरी हालत में। इसका हम लोगों ने सीधा सीधा, हमारे को याद होगा कंसेप्ट, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 16%। वर्कफोर्स में कितना था,
नियरली 44%। तो ये सीधे तौर पे बता रहा था काम करने वाले लोग ज्यादा हैं बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। मुस्कान, इसके कारण मैं क्या कहूंगा कि एग्रीकल्चर कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये डेटा सीधे तौर पे बता रहे हैं कि कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इतने सारे लोग लगे हुए लेकिन उनसे प्रोडक्शन में कोई फायदा नहीं हो रहा है। भारत सरकार को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट करने के लिए एक बड़ा ही मेजर डिसीजन लेना पड़ा, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। क्या करना पड़ा? और डिसइन्वेस्टमेंट से हुआ क्या कि कई सारे ना सरकारी चीजें बंद हो गई, और जब सरकारी चीजें बंद हो जाएंगी ना सर तो प्राइवेट सेक्टर आएगा, और प्राइवेट सेक्टर आएगा तो सर कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक पर्पस हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लो, पहले दिल्ली में दिल्ली पावर लिमिटेड हुआ करता था एक टाइम पे, सरकार ने डिसइन्वेस्ट करा, और डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद अब दो आ गए हैं सर, एक बीएसईएस है, एक टीपीडीडीएल है। अब आज जहां हमारे बिल कभी 200, 250, 400, 500 आया करते थे, आज सर 4-4, 6-6, 10-10 हजार बिल आते हैं सर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का सीधा सीधा मोटिव है सर पैसा कमाना। तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एलपीजी का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एक और कंसेप्ट अभी बड़ी तेजी से बन रहा है डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ, सोच सकते हो क्या है? एक जो कंसेप्ट बड़ी तेजी से डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है या कोई सेक्टर हो रहा है, तो वो है आपके घरों में जो गैस नहीं आती, सिलेंडर गैस, वो सरकार लगातार क्या कर रही है, आपके घरों पे ना आईजीएल की गैस पाइपलाइन बिछवा रही है और अभी सस्ता दे रही है, और सिलेंडर से सस्ता है ना काफी ज्यादा आईजीएल। जैसे ही सबके घरों में आईजीएल एक्टिवेट हो जाएगा, सिलेंडर वाली कंपनी है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और भारत गैस नुकसान में आने लगेंगी, और जब नुकसान में आने लगेंगे इनको बंद कर देगी सरकार, और जब बंद कर देगी तो फिर बचेगा कौन? आईजीएल। उसके बाद दिखाएगा आईजीएल अपना असली रूप। जो बिल अभी 200, 250, 300 आ रहे हैं ना सर, वो आएगा 2500, 3000, और मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन हो जाएगी सर। जिस तरीके से बिजली बिल भरना नेसेसरी है ना सर, घर का सिलेंडर यानी कि चूल्हा जलना भी नेसेसरी है। अगर तुम्हारे घर का बिजली का बिल 2500 भी आएगा ना, यू हैव टू पे। अभी तो ऑप्शन है ना, अरे हटाओ इसको, सिलेंडर ले आते हैं, उस वक्त सिलेंडर कंपनी बंद हो चुकी होगी सर। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी। और अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ क्यों? क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर तो बहुत तेजी से ग्रो कर गया, टर्शरी सेक्टर भी ग्रो, सॉरी हमारा जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी ग्रो कर गया, बट ग्रो नहीं कर पाया तो कौन नहीं कर पाया? एग्रीकल्चर। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा कि जीडीपी का बढ़ना हमारे लिए कैसा है? अनबैलेंस ग्रोथ है। बैलेंस ग्रोथ कब होती है? जब तीनों सेक्टरों में बराबर उछाल देखने को मिले। एक सेक्टर तो 60 पे पहुंच गया और एक सेक्टर अभी भी कितने कंट्रीब्यूशन पे है? 16% पे। तो ऐसे कंसेप्ट को मैं क्या बोलूंगा? अनबैलेंस ग्रोथ। इसमें दो वर्ड और हैं जो पढ़ लेना टाइम मिले तो, एक है डीमोनेटाइजेशन जो थोड़ा बहुत मैंने नोट्स बनवाए हैं, और एक है जीएसटी। 1 नंबर या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन बिठा दे वो कि भैया डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था, क्या पर्पस थे, तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, ये है वाला चैप्टर। आज क्या हमारे को डेट पड़ रही है? थर्सडे है ना आज, तो एक क्लास हमारी 11 तारीख को है। तो 11 तारीख को आप जो चैप्टर पढ़कर आएंगे मैं आपको बता देता हूं। हाँ, चैप्टर 1 और 2, ठीक है कि नहीं? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि सबसे पहले यही करे थे, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990। ये दो चैप्टर पढ़कर आओगे, सुन लो सब जने ध्यान से सुन लो, वरना उस दिन बहुत जलील कर दूंगा, ध्यान रखना। 2 चैप्टर पढ़कर आओगे। गर्ल्स तुम लोग बहुत बातें करती हो लेकिन तुम लोग पढ़कर नहीं आते हो। ठीक है, आज के धारावाहिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये बुक दे दो बच्चे पीछे।